Welcome to P. Agarwal Editorials. Today our first topic is US immigration blocks as a self-defeating path. तो हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि यूएस ने जो अपने इमिग्रेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो उसके लिए एक सेल्फ डिफीटिंग बात है, मतलब उसके लिए खुद के लिए ही बुरा है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। तो रोल ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स इन इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन, तो बेसिकली इसमें क्या चीज़ हम देख रहे हैं कि जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स होते हैं यूएस में, वो सिर्फ जॉब्स नहीं फिल करते हैं, वो स्टार्टअप्स लॉन्च करते हैं, पेटेंट्स फाइल करते हैं, इनोवेशन ड्राइव करते हैं और फाउंडेशन रखते हैं, मतलब एक्सपैंड करते हैं फाउंडेशन की अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि टेक और बायोटेक हब्स में, स्पेशली सिलिकॉन वैली और बॉस्टन। फिर इसमें अब दिक्कतें क्या है रिस्ट्रिक्ट करने में, अगर स्किल्ड इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो मिसकंसेप्शन ये है कि इससे जॉब्स कम हो रही है नेटिव के लिए, बट ऐसा नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि जो कंपनीज हैं वो अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं तो वो फॉरेन में लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं। हर एक 10 H1B वीज़ाज जब डिनाई होते हैं तो यूएस फर्म्स 8 फॉरेन वर्कर्स अब्रॉड हायर कर लेती हैं। फिर H1B वीज़ा जो होल्डर्स हैं वो 7 ईयर्स के पूरे उसमें 1.83 एडिशनल जॉब्स क्रिएट करते हैं नेटिव्स के लिए। देन इम्पैक्ट ऑन वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, तो वेज ग्रोथ क्या है कि नेटिव्स की भी वेजेस बढ़ती हैं जब फॉरेन स्टेम वर्कर्स की हायरिंग होती है, बिकॉज उनकी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन गेन्स होता है। देन प्रोडक्टिविटी गेन्स, फॉरेन स्टेम वर्कर्स जो है वो 30 to 50% एग्रेट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर नॉलेज स्पिल ओवर्स, तो जो इमिग्रेशन जो है वो हाईली स्किल्ड जो इमिग्रेशन है वो नेटिव वेजेस और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डोमेस्टिकली क्रिएट करती है। एविडेंस फ्रॉम रिसर्च कि हर एक 10% इंक्रीज से स्टेम वर्कर्स में 0.5 से 0.6% नेटिव वेजेस में इंक्रीज आता है और 0.3 से 0.7% इंक्रीज पेटेंट्स पर कैपिटा में आता है। तो हायर जॉब क्रिएशन रेट्स हो जाते हैं। उल्टा ही इमिग्रेट फाउंडेड जो कंपनीज हैं उनमें हायर जॉब क्रिएशंस हैं और वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करती हैं। Cities with a high H1B visa workers like Silicon Valley become global innovation hubs. Concept of brain circulation, तो पहले जिसको ब्रेन ड्रेन कह रहे थे उसको ब्रेन सर्कुलेशन कहा जाता है कि सेंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज दोनों को ही फायदा होता है। फिर इंडियन टेक sector also benefits from the global experience of the skilled workers abroad, and skilled migration strengthens global innovation networks. कनाडा सक्सेस एंड रिस्क फॉर यूएस, तो कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज लिबरल रखी हुई हैं जिससे कि ग्लोबल टेक कंपनीज उसके पास आएंगी, और यूएस की इमिग्रेशन अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो उससे जॉब एक्सपोर्ट्स या फिर उल्टा ही दिक्कतें आएंगी, जॉब एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी, उल्टा ही प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे वो। पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर यूएस यही है कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन डालें फॉरेन टैलेंट और डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन में। फ्लेक्सिबिलिटी इन H1B वीज़ाज लाएं, परमानेंट रेजिडेंसी दें उल्टा ही स्टेप ग्रेजुएट्स को, और लेबर मार्केट मॉडर्नाइजेशन करें ट्रांसपेरेंट वेज डिटर्मिनेशन एंड रियल टाइम स्किल मैचिंग एनालिटिक्स से। इंडियाज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्ड माइग्रेशन, तो हमें टैलेंट एक्सपोर्टर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टिसिपेंट खुद भी बनना है। तो पिलर्स क्या होंगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के? इनोवेशन क्लस्टर्स, तो हम क्लस्टर्स बिल्ड करें विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, टैक्स इंसेंटिव्स एंड रिसर्च ग्रांट्स जिससे कि लोग इधर आएँ। सेटिंग न्यू पैराडिगम्स, इनोवेशंस जैसे कि इंडिया स्टैक एंड यूपीआई जैसी इनोवेशंस को लीड करें अच्छे से, और कल्टिवेटिंग एन इनोवेटिव इकोसिस्टम, तो सपोर्ट करें रिस्क टेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को, जैसे कि स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम शुरू करा जा सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया, कंबाइन करें अपने शॉर्ट टर्म विंस को विद लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन, स्ट्रीमलाइंड ओवरसीज सिटीजनशिप प्रोसेस जो भी है। उसके बाद देन पेंशन पोर्टेबिलिटी एग्रीमेंट्स हो, जॉइंट रिसर्च फंडिंग शुरू करी जाए, ऑटोमेटेड टैलेंट मोबिलिटी सिस्टम्स। कोर प्रिंसिपल, टैलेंट मोबिलिटी इज नॉट अ जीरो सम गेम, तो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। रिस्ट्रिक्टिंग टैलेंट फ्लो से इनोवेशन कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंक्लूजन यही है कि यूएस और इंडिया दोनों को अडॉप्ट करनी चाहिए पॉलिसीज जिससे कि टैलेंट नर्चर हो और ब्लैंकेट इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस आर काउंटर प्रोडक्टिव। देन skilled migration should be seen as driving force for global progress. Budget pipeline and India's foreign policy ambitions, तो इम्पोर्टेंस ऑफ MEA बजट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट मतलब वन ऑफ द लीस्ट फंडेड इन मिनिस्ट्रीज है, और हम जब इतना कुछ करना चाहते हैं, हम ग्लोबल साउथ के हेड बनना चाहते हैं या सब कुछ करना चाहते हैं, तब हमारा MEA का जो एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में से उन्हें सिर्फ इतना ही शेयर नहीं मिलना चाहिए, उनकी फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी गोल्स एंड पार्टनरशिप, वही हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, विकसित भारत
डेवलप्ड इंडिया 2047 तक लाना चाहते हैं, एशियन के साथ टाइज अच्छे करना चाहते हैं, क्वाड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर पैसे तो उसके लिए लगेंगे ना, फंड्स तो देने पड़ेंगे। चैलेंजेस इन रीजनल इंटीग्रेशन, तो रीजनल कनेक्टिविटी में भी हर्डल्स आ रहे हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देन स्ट्रेन्ड टाइज, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स. Then sustaining momentum under neighborhood first policy requires financial backing to counter China's policies. Aid and budgetary shifts. तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी एड है decreased by 10% in 2024 to 2045, बट लोन्स जो थे वो बढ़ गए हैं 29% से। फिर हमने 50% जो हमारी ग्रांट्स में जाती थी नेबरहुड को, जिसमें से लार्जेस्ट रिसिपिएंट भूटान था। फिर बांग्लादेश की जो हमने एड है वो हमने कम करी, 200 करोड़ से 120 करोड़ पर लाए, पर जो श्रीलंका की एलोकेशन है वो 63% से बढ़ा दी। फिर शिफ्ट फ्रॉम ग्रांट्स टू लाइंस ऑफ क्रेडिट इनेबल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें लाइंस ऑफ क्रेडिट पे आना ही पड़ेगा, ग्रांट्स से सिर्फ नहीं चल सकता। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो एमईए की जो ट्रेनिंग बजट है वो तो बढ़ा 30% से, पर जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो अभी भी कम है। आईएफएस में इतने कम लोग हैं, अंडर स्टाफ्ड है हमारा आईएफएस। देन बजट फॉर फॉरेन मिशंस, ट्रेनिंग एंड कल्चरल डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी ग्रू बाय ओनली 7%, पर लेकिन जो अकेडमिक इंस्टीट्यूट जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसमें हमने बजट कट्स लगा दिए 20% और 22% रिस्पेक्टिवली। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड डिजिटाइजेशन, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च और थिंक टैंक्स जो है वो क्रिटिकल होने चाहिए टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स। उसी तरीके से सोच कर चीज़ें इन्वेस्टमेंट करी जानी चाहिए। डी क्लासिफिकेशन एंड डिजिटाइजेशन होना चाहिए एमईए रिकॉर्ड्स का, ताकि पब्लिक ई एक्सेस मिल सके इंडिया की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री को। देन हमारे पास है कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस, तो एमईए का बजट बढ़ाना चाहिए। ग्रेजुअल बजटरी इंक्रीजेस टू 6.6 to 0.8% of the total budget can signal India's intent. Then substantive equality in child marriage laws, तो बेसिकली इस केस में क्या चीज़ है, संजय चौधरी वर्सेस गुड्डन केस में क्या हुआ कि एक मैन 12 साल का और वुमेन जो 9 साल की थी, वो उन्होंने चाइल्ड मैरिज हुई उनकी, तो उनका केस उन्होंने एनल कर दिया। जबकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये चीज़ नहीं वैलिड, क्योंकि गर्ल्स की एज 18 मानी जाती है फॉर लीगल एज फॉर मैरिज, और बॉयज़ की मानी जाती है 21। तो इस और उसके 2 साल के विद इन आप क्या कर सकते हो कि अपनी मैरिज एनल कर सकते हो। एनल का मतलब है कि लीगली उसे ख़त्म कर सकते हो। और तो गर्ल्स को टाइम मिल रहा है 2 साल तक का, यानी कि 20 साल तक का, और बॉयज़ को 23 ईयर्स तक का। तो ये डिस्पैरिटी किस कारण है, मतलब नो आइडिया। तो इम्पैक्ट ऑफ करंट इंटरप्रिटेशन क्या है कि मेन को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, और इससे वुमेन को जो प्रोटेक्ट करने की या जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं वो तो कम ही हो रही हैं। क्रिटिक ऑफ रेजिंग मैरिज एज टू 21, तो मैरिज एज दोनों की कहते हैं, फिर अगर 21 करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो एक डिसीजनल ऑटोनॉमी और प्रिवेसी जो है एडल्ट की 18 से 21 ईयर्स की एज के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। स्टेट और पेरेंटल कंट्रोल उस पर बढ़ा देता है, लीड टू मोर क्रिमिनलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक हार्म। रिकमेंडेशन यही है कि एक यूनिफॉर्म लीगल मैरिज एज होनी चाहिए सबके लिए 18 ईयर्स की। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एनलमेंट पिटीशंस अंडर पीसीएमए उसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 18 एज। देन एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड हेल्थ सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। कंक्लूजन यही है कि जो ये केस है ये इस मतलब हाईलाइट करता है कि हमें री एग्जामिन करना चाहिए ताकि जेंडर डिस्पैरिटीज़ उल्टा कम हो। ये तो इससे तो हम उल्टा ही जेंडर डिस्पैरिटीज़ बढ़ाते हैं। थैंक यू।